नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रकाश घई, आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बॉलीवुड डायरीज। पेश है हमारे आज के एपिसोड की झलकियां। हमारी आज की पहली कहानी है एनएसडी नंबर फॉर्मूला क्या है। एनएसडी का नाम अक्सर आपने सुना होगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो दिल्ली में स्थित है। तो पहली कहानी एनएसडी नंबर फॉर्मूला क्या है और किसने किसको समझाया था यह फॉर्मूला। हमारी दूसरी कहानी है ही मैन धर्मेंद्र की दिलदारी की कहानी। जी हां, धर्मेंद्र ने कैसे पूरा करवाया विमल रॉय का अधूरा प्रोजेक्ट। और उसके बाद लास्ट की कहानी महेश भट्ट के खिलाफ एक नोटिस ट्रेड मैगजीन्स में प्रिंट हो गया। किसका था यह नोटिस? आपको बता दें कि जिसने ये नोटिस छपवाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट शख्स था। तो शुरू करते हैं आज की अपनी पहली कहानी से। सुभाष घई प्रोडक्शन में फिल्म अपना सपना मनी मनी की शूटिंग चल रही थी। संगीत सेवन का डायरेक्शन था। एक्टर श्रेयस तलपड़े जल्दी सेट पर आ गए थे और डायलॉग राइटर पंकज से डिस्कस कर रहे थे। और पंकज उनको एक्सप्लेन कर रहे थे कि स्क्रिप्ट के सीन नंबर 33 से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद सीन नंबर 96 करेंगे और उसके बाद 80 का नंबर आएगा। इन सब के बाद जैसे ही श्रेयस तलपड़े कैमरे के सामने गए तो वहां हीरोइन रिया सेन भी पहुंच गई। पंकज द राइटर का श्रेयस तलपड़े को सीन नंबर बताना जारी रहा, मगर रिया सर खुजाते हुए इन नंबरों को और इस ब्रीफिंग को बड़ी हैरानी से देख रही थी। शॉट पूरा होने के बाद रिया सेन ने श्रेयस तलपड़े से पूछा इन नंबरों के बारे में, और श्रेयस तलपड़े को शरारत सूझ पड़ी। उन्होंने रिया सेन से कहा कि यह एनएसडी फॉर्मूला है जिससे चेहरे पर मूवमेंट्स और एक्सप्रेशंस लाए जाते हैं कि किस नंबर पर कौन सा चेहरा बनाना है, उसे कितना टेढ़ा करना है और कितना आड़ा करना है। और जब श्रेयस अपने शरारती एलिमेंट्स के साथ ये सब बता रहे थे तो पूरी यूनिट श्रेयस तलपड़े के साथ हो गई और रिया सेन बहुत सीरियस होकर नंबरों के हिसाब से मूवमेंट चेंज की ट्रिक को सीखने लगी। इसी दौरान माननीय अनुपम खेर साहब फिल्म के सेट पर आ गए। रिया सेन जानती थी कि अनुपम खेर भी एनएसडी के स्टूडेंट रहे हैं, तो वो सीधे उनके पास पहुंच गई और एनएसडी के इस नंबर फॉर्मूला के बारे में पूछने लगी। इस मजाक के बारे में अनुपम खेर साहब को कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने असलियत बता दी कि भैया ऐसी नंबर की कोई ट्रिक नहीं होती कि 96 नंबर के ऊपर यह एक्सप्रेशन देना है और 80 नंबर के ऊपर ऐसा टेढ़ा मुंह बनाना है। अनुपम खेर से एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद और सच्चाई जानने के बाद जब रिया सेन ने देखा तो पाया कि श्रेयस तलपड़े वहां से गायब थे और सारी यूनिट उन पर हंस रही थी। आज की हमारी दूसरी कहानी है धर्मेंद्र की दिलदारी की। बात कुछ यूं है, धर्मेंद्र ने स्ट्रगल के दौरान ग्रेट विमल रॉय से काम मांगा था। जब एज अ हीरो उनकी फिल्म शोला और शबनम की 4 रीलें तैयार हो गई थी, तब इसे देखने की रिक्वेस्ट भी उन्होंने दादा विमल रॉय से की थी। विमल रॉय फिल्म देखने को तैयार हो गए, मगर फिल्म शोला और शबनम के डायरेक्टर रमेश सहगल ने सिर्फ 4 रीलें दिखाने से इनकार कर दिया। तब धर्मेंद्र ने फिल्म के एडिटर अनंत आप्टे को पटाकर किसी तरह से विमल दा को 4 रीलें दिखा दी। नतीजे में विमल रॉय ने धर्मेंद्र को बंदिनी में रोल दे दिया और इस तरह से एक के बाद एक रोल मिलते गए। धर्मेंद्र एस्टेब्लिश होते चले गए और कई साल बाद जब धर्मेंद्र स्टार बन गए तब विमल रॉय ने धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर को लेकर एक फिल्म बनानी शुरू की। नाम रखा चैताली। मगर आधी ही फिल्म बन पाई थी कि विमल रॉय का देहांत हो गया। विमल रॉय की पत्नी अपने पति के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहती थी, मगर लोगों से सहयोग नहीं मिला। इस फिल्म से जो भी जुड़े हुए लोग थे उनकी डिमांड थी कि जितना पैसा बाकी है पहले वो दो, तब हम आगे का काम करेंगे। और इसी उधेड़ बुन में शर्मिला टैगोर ने भी ये फिल्म छोड़ दी। जब धर्मेंद्र को मालूम हुआ कि आर्थिक परेशानी के कारण श्रीमती विमल रॉय अपने पति का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पा रही हैं, तो एक रोज
धर्मेंद्र विमल रॉय के घर जा पहुंचे। अचानक धर्मेंद्र को अपने घर में आया देखकर श्रीमती विमल रॉय ने समझा कि वो भी दूसरों की तरह अपनी बकाया रकम के तकाजे के लिए आए। वो कुछ बोलती इससे पहले ही धर्मेंद्र बोल उठे। कहा, मुझे मालूम है कि दादा का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करने में आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विमल दा के मुझ पर बड़े एहसान हैं। आज मुझे मौका मिला है उनके एहसान को चुकाने का। ये कहने के बाद धर्मेंद्र ने अपने साथ लाया ब्रीफ केस खोल दिया। ये ब्रीफ केस नोटों से भरा हुआ था। फिर धर्मेंद्र की आर्थिक मदद के सहारे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा। धर्मेंद्र ने केवल पैसों से ही मदद नहीं की, बल्कि शर्मिला टैगोर की जगह सायरा बानो भी धर्मेंद्र के कहने पर फिल्म से जुड़ गई और उस फिल्म को विमल रॉय के सहायक रहे द ग्रेट ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया। दोस्तों, अब आते हैं आज की अपनी तीसरी और आखिरी कहानी पर। महेश भट्ट साहब ने फिल्म अर्थ में अपनी जिंदगी की कहानी को पेश किया था। अर्थ की सफलता के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों को अपनी फिल्म की कहानियों में भी डाल दिया और ज्यादातर फिल्में नाजायज औलाद या पति पत्नी के रिश्तों पर बनाई। जब उन्होंने अपनी डायरेक्शन की आखिरी फिल्म अनाउंस की तो उसका नाम रखा शिरीन, जो उनकी माताजी की जिंदगी की कहानी है, जिसके बारे में उन्होंने ये कहा कि उनकी माताजी शिरीन और उनके पिता नाना भाई भट्ट की शादी अवैध थी, क्योंकि कोई भी हिंदू विवाहिता पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी नहीं रख सकता। इसलिए वो अपने पिता नाना भाई भट्ट की अवैध संतान है। इस बार वो अपनी माताजी की जिंदगी की कहानी पर फिल्म शिरीन बना रहे थे। बाद में फिल्म का टाइटल जख्म कर दिया गया। महेश भट्ट की इस बयानबाजी से पिताजी नाना भाई भट्ट बहुत आहत हुए और उन्होंने ट्रेड मैगजीन्स में महेश भट्ट की पब्लिसिटी के खिलाफ नोटिस छपवाया कि महेश भट्ट मेरी प्रथम पत्नी हेमलता की संतान है और मैंने शिरीन से अवैध शादी नहीं की है, बल्कि शादी लीगल थी, क्योंकि जब उन्होंने शिरीन से शादी की थी तब भारत में हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं हुआ था। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में लागू हुआ। अब यह बड़ी जटिल और कानूनी बात थी, पर आगे चलकर नाना भाई भट्ट इसमें बिल्कुल सही साबित हुए। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के किस्से और कहानियां। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा सुनाए जाने वाले किस्से और कहानियां आप लोगों को पसंद आ रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि प्रोत्साहन के रूप में आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम इसी तरह से बॉलीवुड के गलियारों से आपके लिए और भी दिलचस्प किस्से और कहानियां लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।